नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। शनिवार को होगी नीति आयोग की बैठक में राज्य का पक्ष रखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो बड़ी खबर आपको दे दूं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम। शनिवार को ये बैठक होनी है, जो कि नीति आयोग की बैठक होनी है। बैठक में राज्य का पक्ष रखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अशोक, बैठक में राज्य का पक्ष रखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस बैठक को लेकर जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और 3 दिवसीय ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। और ये बैठक बेहद ही अपने आप में कई मायनों में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई अन्य जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब अगर बात करें तो देखिए उत्तराखंड के लिहाज से तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के उन मुद्दों को इस बैठक में रखेंगे और टेबल पर रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने, कि जो कि प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक किस तरीके से भारत को विकसित भारत बनाना है, उसके लिए उत्तराखंड का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, तो उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना है। और ऐसे में माना यह जा रहा है, हमारे सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है उसमें यह बात निकल करके सामने आई है कि रोजगार का मुद्दा रह सकता है। इसी के साथ साथ विकसित यानी कि विकास कार्यों के साथ साथ जो निर्माण कार्य जो इस समय उत्तराखंड में चल रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको धरातल पर किस तरीके से उतारा गया है, और या फिर उसके साथ साथ ही जनता को उसका कितना लाभ मिल रहा है और इसका ग्राफ कितना बढ़ रहा है, उसको लेकर के उसका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड कल की नीति आयोग की बैठक में रखा जाएगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कल की जो नीति आयोग की बैठक होगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखना यह भी दिलचस्प हो जाता है कि किस तरीके से डबल इंजन के द्वारा जो तमाम जो योजनाएं जो चलाई गई हैं या फिर जो उनका लाभ जनता को मिल रहा है, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड जब मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और फिर जब उस पर भी चर्चा होगी कि 2047 का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का, उसमें उत्तराखंड किस स्टेज पर खड़ा है, किस प्लेटफॉर्म पर है, ये कल नीति आयोग की बैठक में क्लियर होगा। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में चाहे वो बात हम केदारनाथ की कर ले, केदारनाथ में भी जिस तरीके से काम चल रहा है वो प्रधानमंत्री का खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है, किस तरीके से केदारनाथ धाम को और विकसित करना है। और क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, चारधाम यात्रा चल रही है, तो उसका भी पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। और तमाम जो सवाल विपक्ष उठाता रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोड्स को लेकर, उसका भी ब्यौरा जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मांगेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर यह बात आपने बिल्कुल सही कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में केदारनाथ का जो मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ का जो प्रोजेक्ट है या फिर बद्रीनाथ का जो प्रोजेक्ट है उस पर जो निर्माण कार्य है उसका भी रिपोर्ट कार्ड जरूर रखा जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो रोड हो, रेल हो, रोपवे हो, उसको लेकर के और इसी के साथ साथ उत्तराखंड अगर हम आपदा के लिहाज से देखें तो काफी संवेदनशील ये राज्य है। तो इस लिहाज से भी आपदा को लेकर के अब तक सरकार ने क्या काम किया है, इस पर कितनी बेहतर परफॉर्मेंस धामी सरकार की रही है, इसका रिपोर्ट कार्ड भी रखा जा सकता है। अगर हम यहां पर देखिए रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेल की बात करें और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण रोपवे को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ में रोपवे के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और यह भी माना जा रहा है कि 2030 या 2031 तक केदारनाथ में जो रोपवे का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। और इससे ये भी जो श्रद्धालु दर्शन के लिए केदारनाथ में आते हैं उनकी यात्रा और भी ज्यादा आसान होगी। वो इसीलिए क्योंकि रोपवे बन जाने से करीब जो 13 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रोपवे से पूरा हो सकेगा। यानी कि जो अभी अगर हम बात करें तो देखिए आपको बता दूं कि केदारनाथ की जो चढ़ाई है करीब 22 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो इसमें से जब अगर हम 13 किलोमीटर का जो रोपवे से सफर पूरा हो जाता है तो उससे करीब सिर्फ 8 किलोमीटर
किलोमीटर का ही सफर रह जाता है जो पैदल मार्ग है। ये जरूर कहा जा सकता है, चाहे फिर रेल की बात हो, रोपवे की बात हो, रोड की बात हो, तो उसमें किस तरीके से सरकार ने अभी तक काम किया है। इसके अलावा आपदा का सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि देखिए अब मैं यहां पर आपदा का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूं, अब आने वाले समय पर अगले महीने से 15 जून से जो है मानसून भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उस लिहाज से, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो धामी सरकार की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है, ये कल की नीति आयोग की बैठक में ये तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी जो चीजें क्लियर करेंगी। शासित राज्यों में सभी के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस बैठक में तमाम तरीके की बातों का जिक्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार पोस्ट शेयर करते रहते हैं। वहीं हरीश रावत पर तंज कसते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर हरीश रावत राजनीति संन्यास ले रहे हैं तो वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत को न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर हरीश रावत जी ने कहा है कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीति के खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। उत्तराखंड खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में सभी खेल अवस्थापनाओं को एकीकृत कर नया नाम रखा है, जिस पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीते दिनों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में कई जगहों के नाम बदले गए। माहरा ने कहा कि जब सिस्टम काम नहीं करता तो इसी तरह से बेवजह काम किए जाते हैं। जो परफॉर्म कर रहे हो कांग्रेस के लोग आगे कर रहे हैं। देखिए, गंदगी जो इनके दिमागों में भरी उससे बाहर नहीं आ सकते। हमने आज़ादी के आंदोलन के समय में जो इनकी क्रियाकलाप थे इस संगठन के, वो देखे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री है और आज भी सत्ता में आने के बाद ये अपने उस गंदे दिमाग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं इनके इस कदम की कड़ी भर्त्सना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस के साथी इन सभी बातों का संज्ञान लेकर राज्यपाल से मिलें और ये गलत जो तरीका है, परिपाटी जो डाली जा रही है जगहों की संस्थाओं, अरे बेवकूफ़ो, अरे बेशर्मो, नए स्टेडियम बनते, नए परिसर का कहीं निर्माण करते, आप मानस खंड नाम रखते, आप रजत जयंती नाम रखते, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी बात थी। पर आप चेले तो मोदी जी के ही हैं ना। जब वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम को बदलने की हिम्मत रख सकते हैं अपने आत्ममोह में, तो आप भी ये कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप उनको फॉलो करते हो। उत्तराखंड में द्वाराहाट से भाजपा के पूर्व विधायक महेश नेगी को यौन शोषण के मामले में बड़ी राहत मिली। पूर्व विधायक को 5 साल के लंबे इंतजार के बाद यौन शोषण मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। पूरे मामले की जानकारी महेश नेगी और उनके अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी। द्वाराहाट से विधायक रहे महेश नेगी ने 2020 में यौन शोषण का उनके ऊपर आरोप लगा था। महेश नेगी के अधिवक्ता ने कहा कि अब महिला पर 2 करोड़ की मानहानि का दावा किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक महेश नेगी का कहना है कि झूठे मुकदमे के कारण उनको और उनके परिवार को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था और आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्होंने कहा उनके राजनीतिक करियर पर भी इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। देखिए, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग पूरा बैरी हो। तो इसका अर्थ ये है कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और मेरे ऊपर पूर्ण तरीके से, मेरे को किस तरीके से राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। देखिए, जो विधायक जी पर उस महिला ने, प्रीति बिष्ट नाम की महिला ने 376 और 506 का आरोप लगाया था, उस पर कल माननीय न्यायालय ने
पुलिस की जो अंतिम रिपोर्ट उस एफआईआर पे आई थी माननीय न्यायालय के समक्ष, जो 156(3) की प्रक्रिया करी गई थी एफआईआर के बाद, क्योंकि पुलिस ने पहले भी कानून के तहत उसमें जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है, सब ब्लैकमेलिंग का मामला है। उसके बाद उससे क्षुब्ध होकर उसने 156(3) की प्रक्रिया अपनाई, जो कि न्यायालय की प्रक्रिया, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की, उसमें न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए थे 2020 में। उसके बाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, सारी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर माननीय न्यायालय ने ये इस निर्णय पर पहुंचे कि जो पुलिस ने इनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट भेजी थी, जो अंतिम रिपोर्ट भेजी थी वो बिल्कुल सही है, और उन तथ्यों को, उन एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने वो अंतिम रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार करते हुए उसने जो विरोध याचिका दाखिल की थी, प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी, उसको खारिज कर दिया और इनके खिलाफ मामला, इनको क्लीन चिट दे दी। अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के मामले में घिरे कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत को फिलहाल राहत मिल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक संपत्ति से जुड़े मामले में ईडी के कुर्की आदेश पर 21 अगस्त तक रोक लगी रहेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ रुपए की करीब 101 बीघा भूमि अटैच कर दी। ईडी ने इस साल जनवरी में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। ईडी की कार्रवाई को हरक रावत ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि ईडी की कार्रवाई 2002 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी के कुर्की आदेश पर 21 अगस्त तक की रोक लगा दी है। वहीं 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती के कार्यक्रम को लेकर भाजपा बड़ा आयोजन करने जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर की जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के कार्यक्रमों को बड़ी धूमधाम से मना रही है और इसके लिए हमने सभी जिला स्तर पर बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया है और उन गोष्ठियों के माध्यम से रानी अहिल्याबाई होलकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व अपने समाज के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने शासक, अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरह से उनका प्रतापी साम्राज्य रहा है जिसने भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किया है, इस सब से जनता वाकिफ हो, हमारी नई पीढ़ी वाकिफ हो। इसके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। 31 मई को देहरादून में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों पूरे देश में चर्चा हो रही है। संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव से कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 1962 से 1967 तक कांग्रेस का राज रहा, तब तक एक देश एक चुनाव हुए हैं। उस समय क्या नुकसान हुआ, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। तो कांग्रेस 1952 से 1967 तक कांग्रेस का ही राज्य रहा, तब एक देश एक चुनाव हुआ है। उस समय पर क्या क्या नुकसान हुए ये कांग्रेस को बताना चाहिए। उसके कारण ये तो कांग्रेस ने जो विधानसभाएं अपनी सत्ता लोलुपता के कारण समय समय पर भंग की, विरोधी दलों की विधानसभाएं भंग की, उसके कारण से शेड्यूल सारा बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो पूरे देश का बहुत भला उससे होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा की ओर से पूरे देश में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। अब कांग्रेस हल्द्वानी में 31 मई को जय हिंद यात्रा निकालने जा रही है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि एक तरह तो कांग्रेस सेना से कार्रवाई की सबूत मांगती है, वहीं दूसरी तरफ यात्रा निकालकर नाटक करती है। जो सवाल पाकिस्तान को करना चाहिए वो सवाल कांग्रेस करती है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह की यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं है। सेना के द्वारा रोज उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा तेजी में था तो सेना के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन जो है प्रेस ब्रीफिंग दी जाती थी। कितना नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है, उनकी सेना को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है,
एक एक घटना का वर्णन हमारी सेना के अधिकारियों के द्वारा दिया जाता था। और आज कांग्रेस पार्टी उसी सेना से प्रश्न कर रही है कि हमारे कितने राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, इसका स्पष्टीकरण किया जाए। कई तरह के सवाल पाकिस्तान में जो टीवी है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर चर्चा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हीरो बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। पाकिस्तान इनकी प्रशंसा कर रहा है क्योंकि जो प्रश्न पाकिस्तान ने पूछना था वो प्रश्न आज जो है भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता पूछ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं या जय हिंद की यात्रा निकाल करके सेना का मनोबल, ये दोहरा चरित्र जो कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, ये दोहरा चरित्र निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। अल्मोड़ा के क्वार्ड क्षेत्र में नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति को लेकर जिलाधिकारी आलोक पांडे ने बताया कि क्वार्ड की समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक बाईपास को मंजूरी मिल गई है। डीएम के मुताबिक लगभग 10.50 करोड़ रुपए की लागत से ये बाईपास 2 महीने के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। डीएम आलोक पांडे ने कहा कि क्वार्ड की पहाड़ियों पिछले साल सितंबर से लगातार दरक रही हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने एनएच को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यातायात सुचारू रखने के लिए 2 जेसीबी और 2 पोकलैंड मशीनें मौके पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने क्वार्ड पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए 86 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है, जिससे क्षेत्र में स्थायी समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। और एक भौगोलिक घटना है और जिस तरह का टेक्टोनिक मूवमेंट वहाँ हो रहा है और चट्टानें दरक रही हैं, तो वाकई लेकिन आपको जिला प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि क्वार्ड में लगातार हमारा ट्रैफिक जारी है और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि यातायात हमें रात्रि को छोड़ के बंद करना पड़ा हो। वहाँ हमारी 2 जेसीबी 2 पोकलैंड 24 घंटे तैनात रहती हैं और भारत सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। और माननीय अजय टम्टा जी जो ये गृह क्षेत्र भी है, हमारे परिवहन राज्य मंत्री जी भी हैं, उनके प्रयास से अब तक 86 करोड़ रुपया ये स्वीकृत हो चुका है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ 100 मीटर के लिए 86 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन आपदा की स्थिति है। और आज एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है कि एक हमारे अल्टरनेट रूट के लिए जो हमने प्रस्ताव किया था 10.5 करोड़ का, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है और उससे अल्मोड़ा की दूरी में सिर्फ 1 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा और बागेश्वर के ट्रैफिक को तो अल्मोड़ा शहर में भी नहीं आना पड़ेगा। तो भी है कि हम लोगों ने शासन को भेज रखा है कि उसके लिए बिना टेंडर प्रक्रिया के कटान की अनुमति दे दे। टिहरी में डीएम ने लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकार संघर्ष समिति और कार्यदायी संस्था LNT के साथ जिला सभागार में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले काश्तकारों से वार्ता की। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था LNT के अधिकारियों को बांध प्रभावित काश्तकारों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक ठोस नीति बनाने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी ने 1 महीने में फिर कंपनी के अधिकारियों और संघर्ष समिति के साथ बैठक बुलाने के निर्देश जारी किए। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमारा बन रहा है उसके प्रभावित होने वाले जो गांव हैं उसके जनप्रतिनिधियों द्वारा और स्थानीय नागरिकों के द्वारा मांग की जा रही थी बैठक की। तो उसमें आज हमने एजेंसी जो UJBNL है और जो कार्यदायी संस्था है LNT उनके साथ विस्तृत बैठक करी है। जितने भी उनके इश्यूज थे उसमें काफ़ी वार्ता करी है, कुछ का हमने रिजोल्व किया है, कुछ में अभी हमने एक समय का समय दिया है डिपार्टमेंट्स को। 1 महीने बाद हम पुनः इस मीटिंग को करेंगे और प्रयास करेंगे जो भी हमने अभी तक आज जिनसे बातचीत करी है, जो भी इश्यूज पॉइंट आउट किए उनको रिजोल्व कर लें। और निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कि विस्थापन के कुछ मैटर्स हैं जो कि 3 गाँव के प्रपोज करने हैं, उसके लिए भी डायरेक्शंस दिए गए डिपार्टमेंट को। परिसंपत्तियों के आकलन के बारे में भी बात की गई है और साथ ही जो NH है वहाँ पर उसके अलाइनमेंट के बारे में भी 1 महीने बाद फिर से बैठक जाएगी।